नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। देख सिम्मी, मेरी बात ध्यान से सुन और इसे अपने दिमाग में गांठ बांध ले। शादी के बाद ससुराल जाकर किसी का रौब सहने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी सास तो शक्ल सूरत से ही चालाक लगती है, लेकिन तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो तुझे दो बातें सुनाए तो तू चार बातें सुना देना बस। अपनी आवाज़ को कभी दबने मत देना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपने पति को शुरू से ही मुट्ठी में रख, उसकी नस पकड़ ले, फिर मौका देखकर सास ससुर से अलग हो जाना। मेरा सालों का तजुर्बा है इसलिए बता रही हूँ। अकेली रहेगी तो राज करेगी और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। सिम्मी ये सब सुनकर थोड़ी असहज हो गई। क्या माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? उसने विरोध जताते हुए कहा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और वैसे भी अभय के माता पिता बहुत अच्छे हैं। उनकी आवाज़ में मासूमियत थी, लेकिन साथ ही माँ के लिए एक नाराज़गी भी। अरे मेरी गुड़िया, मैं तो तुझे तरीका बता रही हूँ ताकि तू अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिए, ना कि किसी की कठपुतली बनकर। दुनिया बड़ी चालाक है बेटी, आजकल लड़कियों को दो कदम आगे रहना पड़ता है। ये थे कावेरी जी के विचार। कावेरी जी, जिनके पति का देहांत 2 वर्ष पहले हो चुका था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। उनका बेटा रोहन उनसे अलग रहता था और बेटी सिम्मी की शादी नज़दीक थी और वो चाहती थी कि उनकी बेटी को शादी के बाद कोई समझौता ना करना पड़े। इसलिए आज वो ये अनमोल ज्ञान अपनी बेटी को दे रही थी। और जैसे जैसे वो बोल रही थी, सिम्मी के मन में उनकी बातें जड़ें जमाने लगी थी। उनकी शंका धीरे धीरे विश्वास में बदल रही थी। सिम्मी अपनी माँ की बातें ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसने हैरानी से माँ की ओर देखा और पूछा, माँ, एक बात समझ नहीं आई। मेरा मेरा पति अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अलग रहने को तैयार कैसे हो जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है मम्मी? माँ ने एक पल को उनकी ओर देखा, फिर हल्के से हंसी और बोली, अरे सिम्मी, पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अपने पति को ऐसे काबू में कर कि तू उनकी ज़रूरत बन जा। तेरे बिना वो एक कदम भी ना उठा सके। उनकी हर सांस में तू बस जा, तो वो वही करेगा जो तू चाहेगी। कहते कहते उनका स्वर अचानक कड़वाहट से भर गया। अपनी भाभी से ही सीख ले ना बेटी, हफ्ते भर में ही तेरे भाई को उड़ा ले गई मुझसे दूर। सिम्मी ने माँ की बातों को सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, लेकिन आप ये बताओ, अपने भैया को फ़ोन किया या नहीं? सिमी की बात सुनते ही उनकी माँ का चेहरा एकदम तमतमा उठा, जैसे किसी ने पुरानी दवाई गई पीड़ा को फिर से कुरेद दिया हो। वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, नहीं किया और करूँगी भी नहीं। क्यों माँ, कब तक इस नाराज़गी को सीने से लगाए रहोगी? सिम्मी ने सवाल किया। कावेरी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, उसने मेरे साथ क्या किया, तुझे दिखाई नहीं दिया? लेकिन माँ, सिम्मी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि माँ ने उसे बीच में ही काट दिया। आंखों में आग सी भड़क रही उठी और वो गुस्से से तमतमाते हुए कुर्सी से उठी और तेज कदमों के कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और कमरे में खामोशी छा गई। सिम्मी हैरान और परेशान सी कुर्सी पर बैठी रह गई। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थी और मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर भैया ने आखिर ऐसा भी क्या कर दिया था कि वो उन्हें माफ़ नहीं कर सकती? वो सोच रही थी। दरअसल सारी कड़वाहट की जड़ सिम्मी के बड़े भाई रोहन से जुड़ी थी। रोहन कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की अनन्या से प्यार कर बैठा था। अनन्या गरीब घर से थी, पर उसने संस्कार और सादगी के गुण थे और रोहन उसकी ओर खिंचा चला गया। लेकिन सिम्मी की माँ कावेरी जी के मन में कुछ और ही सपने थे।
उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका बेटा कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा और जहां वो कहेगी उनका बेटा रोहन उसी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाएगा। कावेरी जी रोहन की शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से करवाना चाहती थी। ऐसी लड़की जो न केवल रूपवती हो बल्कि अपने साथ इतना सब कुछ लेकर आए कि उनका समाज में एक रुतबा बन जाए। अपनी किट्टी पार्टी की सहेलियों के सामने वो गर्व से सिर ऊंचा करके अपनी बहू को मिलवाए कि देखो ये है मेरी बहू जो इतनी खूबसूरत है और इतना सारा दहेज लाई है। उन्होंने एक लड़की पसंद भी कर ली थी, बड़े रईस घर की लड़की जो अपने साथ मोटा दहेज लेकर आती उसके सपनों को हकीकत में बदल सकती थी। जब कावेरी जी ने रोहन से ये बात कही तो उसके साफ कह दिया, माँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या कहा तूने? उन्होंने हैरानी से पूछा, मोनो सुना तो हो पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ माँ। रोहन ने दोबारा कावेरी जी की सपनों की दुनिया ताश के पत्तों की तरह एक झटके में ढह गई और उन्हें पता चल गया कि वो लड़की गरीब की है। फिर तो उनकी नाराजगी आग में तब्दील हो गई। रोहन ने अपनी माँ को समझाने की भरपूर कोशिश की पर कावेरी जी का दिल तो जैसा पत्थर हो चुका था। कोई और रास्ता ना पाकर एक दिन रोहन ने कोर्ट मैरिज कर ली और अनन्या को घर लेकर आया। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे रोहन और उनकी अनन्या को एक साथ देखा वह वर वधू के रूप में तो कावेरी जी के भीतर की जिद और अहम फट पड़े। कावेरी जी ने उसे देखते ही अल्टीमेटम दे दिया, या तो तुझे इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा या तुझे मुझे। रोहन ने अपनी माँ के पांव में गिरकर माफ़ी मांगी और अनन्या को बहू स्वीकार करने की प्रार्थना की, परंतु कावेरी जी ने नजरें फेर ली। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन रोहन को भरोसा था कि माँ की नाराजगी दिल ठीक हो जाएगी। वे केवल कुछ समय के लिए नाराज है, लेकिन जब वे अनन्या के सरल स्वभाव, उनकी सादगी, उनकी विनम्रता को जानेगी तो उसे स्वीकार कर लेगी, उसे अपना लेगी। लेकिन उसकी ये जिद्दें जल्दी ही निराश में बदलने लगी। कावेरी जी का व्यवहार अनन्या के लिए हर दिन और कठोर होता जा रहा था। सिमी ने भी अपनी माँ को समझाना चाहा, लेकिन कावेरी जी सुनने को तैयार ही नहीं थी। रोहन बुरी स्थिति में फंस चुका था। परेशान होकर आखिरकार शादी के 2 हफ्ते बाद उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा और घर छोड़कर यहाँ से चला गया। बाद में उसकी अच्छी नौकरी लग गई और वो दूसरे शहर चला गया। वो जानता था कि उसकी माँ अपनी जिद के आगे झुकने को हरगिज तैयार नहीं होगी, इसलिए समय को ही महरम बनने दिया। माँ की नाराजगी के बावजूद रोहन हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजता था। बिना चुके सिमी के जरिए वह घर की खबर रखता और खुद भी कभी कभी माँ को फ़ोन करता, पर माँ हर बार उसका नंबर देखकर फ़ोन काट देती। हालांकि कावेरी की बेटी सिमी की भी लव मैरिज ही हो रही थी, लेकिन कावेरी जी को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं हुआ क्योंकि सिमी के ससुराल वालों का स्टेटस उनसे अच्छा था। आखिरकार सिमी की शादी का दिन आ ही गया। घर में रौनक थी। शादी के खर्चों के लिए रोहन ने पहले ही अपनी माँ के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए थे। कावेरी जी ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उनकी आंखों में एक खालीपन साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने बेटे रोहन और बहू अनन्या को शादी का न्योता नहीं दिया था। सिमी ने कई बार माँ से कहा, माँ भैया को बुला लो ना, ये मेरी शादी है, वो नहीं होंगे तो अधूरा सा लगेगा। पर कावेरी जी हर बार बात टाल देती। लेकिन रोहन अपने दिल की सुनने वाला इंसान था। सिमी को विश्वास था कि वो थोड़ी देर के लिए ही सही सिमी को आशीर्वाद देने जरूर आएगा। और ऐसा ही हुआ। सिमी जब कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, तब रोहन अपनी पत्नी के साथ उनके कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर सिमी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। भैया, भैया तुम आ गए। मुझे पता था भैया तुम नहीं रुकोगे, तुम जरूर आओगे मेरे लिए। अनन्या ने भी सिमी को गले लगाया और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो सिमी, खुश रहना, हमेशा हमेशा खुश रहना।
रोहन ने माँ की ओर देखा, कुछ कदम बढ़ाए पर कावेरी जी ने मुंह फेर लिया तो रोहन सिम्मी के सिर पर हाथ फेर कर अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। शादी की रस्में पूरी हुई और सिम्मी अपने ससुराल पहुंच गई। नया घर, नए लोग और नई जिंदगी उसने उसके सामने थी। ससुराल में उसका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। सास ससुर ने उसे बेटी की तरह गले लगाया। शादी की रस्में पूरी होने के बाद थकावट सब पर हावी हो चुकी थी। देर रात तक चली हंसी मजाक और रिवाजों की चहल पहल के बाद ससुराल में सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। सिम्मी भी अभय के साथ अपने कमरे में थी, जहां उसे नींद के जल्द ही आ घेरा। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में फैल गई और सिम्मी की आंखें धीरे धीरे खुली। वो अभी बिस्तर पर ही थी, आलस भरी नज़रों से छत को देख रही थी। तभी उनका फ़ोन ज़ोर से बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर उसने फ़ोन उठाया। अभय उस वक्त वहाँ नहीं था, शायद बाथरूम में था। हाँ माँ, हाँ, सुबह सुबह कैसे याद किया? सिम्मी ने हल्के हंसते हुए कहा। कावेरी जी की आवाज़ में वही चिर परिचित वाक कटुता थी। अरे मेरी बेटी ससुराल पहुंच गई, उसका हालचाल ना लूँ तो माँ कहलाऊंगी कैसे? ब- बोल वहाँ से कैसे है, बता, ठीक है ना, सब ठीक है ना? सिम्मी हंस पड़ी और बिस्तर पर थोड़ा सीधा बैठते हुए बोली, अरे माँ सब ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो, अभी मुझे तैयार होना है। मम्मी जी ने कहा था कि आज मीठा बनाने की रस्म है क्या? कावेरी जी का स्वर एकदम से सख्त हो गया। पहले ही दिन से तुझे काम पर लगा देगी ये लोग। मैंने कहा था ना बेटी, बहुत चालाक है तेरी सास। सबके सामने तो बोली थी कि हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। अब बेटी बेटी बोलकर तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देंगे। तु तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी? सिम्मी ने माँ की बात सुनी और एक पल को सोच में पड़ गई। वो कुछ कहने वाली थी, तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अभय बाहर आया। सिम्मी ने झट से कहा, अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, और फ़ोन रख दिया। अभय ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसका फ़ोन था? सिम्मी ने हल्के से मुस्कुराकर बात टाल दी। माँ का था, बस मेरा हाल चाल पूछ रही थी। वो उठी और तैयार होने के लिए अलमारी की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद अभय भी तैयार हो गया, लेकिन उसने देखा कि सिम्मी के माथे पर सिकन थी। हाथों की उंगलियों आपस में घिस रही थी। अभय ने उनका चेहरा और गौर से देखा, मुस्कुराया और प्यार से पूछा, किसी बात से परेशान हो क्या? अरे चिंता मत करो, हमारे घर का माहौल बहुत अलग है। पिताजी का व्यवहार इतना अच्छा है कि कभी ऊंची आवाज़ में बोलते ही नहीं हैं। गुस्सा तो जैसे उनके स्वभाव में है ही नहीं। और माँ, माँ के तो क्या ही कहने, उनका स्वभाव तुम खुद ही देख लेना। अब चले बाहर, सब इंतजार कर रहे होंगे। सिमी कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दी। कमरे से बाहर निकली तो हवा में ताजे पराठों और देसी घी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। दोनों के पैर छूकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। तभी शांति जी, सिम्मी की सास, ने उसे देखते ही आवाज़ लगाई, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। सिम्मी थोड़ा झिझकी, पर शांति जी ने मुस्कुराते हुए उनके और अभय के लिए कुर्सी खींच दी और बड़े प्यार से कहा, तुम दोनों बैठो, मैं अभी गरम पराठे लेकर आती हूँ। तभी मेहमानों में बैठी एक बुजुर्ग महिला, शायद कोई रिश्तेदार थी, थोड़ा हंसी में थोड़ा तंज में बोल पड़ी, अरे शांति, ये क्या, बहू ने तो घूंघट तो छोड़ो, पल्लू भी नहीं लिया है। इसे बोलो घूंघट करने को, बहुएं ऐसे खुले सिर थोड़े ही घूमती है। जमाना भले ही बदल गया हो, पर रीति रिवाज तो वही नहीं बदलेंगे ना। पल भर को सिम्मी सकपका गई। उसे लगा कि अभी सासू माँ उसे ये गलती करने पर कुछ सुना देगी, पर शांति जी ने मुस्कान बनाए रखी और सहजता से जवाब दिया, अरे ताई जी, आपने इस घर में दीपा को घूंघट किए देखा था क्या? दीपा शांति जी की बेटी और अभय की बड़ी बहन है, जो कि शादीशुदा है। ताई जी ने चौंक कर कहा,
वो तो इस घर की बेटी है, वो क्यों घूंघट लेगी भला? शांति जी अब भी मुस्कुराते हुए सिम्मी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो ये भी तो मेरी बेटी है और मेरे लिए मेरी दीपा जैसी है। बेटी और बहू इस घर में बराबर है, फिर इसे घूंघट करने की क्या जरूरत है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सासू माँ के लफ्ज सिम्मी के कानों से होते हुए दिल में उतर गया। उसके भीतर भी भीतर एक सुखद एहसास होने लगा, मानो बर्फीली सर्दी में बदन पर सूरज की धूप पड़ी हो। ये वही सास थी जिनके बारे में माँ ने 100 संदेश पाले थे। नाश्ते के बाद दोनों सास बहू ने मिलकर हलवा बनाया और सबको परोसा। पग फेरे की रस्म के बाद सिम्मी और अभय कुछ दिन घूमने निकल गए। हसीन वादियों में बिताए वो 10 दिन कभी न भूल सकने वाला अनुभव था उसके लिए। अभय का प्यार, उनकी छोटी छोटी शरारतें और सिम्मी का हर पल को जी लेने का उत्साह, वे दोनों मजबूत रिश्ते की डोर से बंधते हुए चले गए। जब वो वापस लौटे तो सिम्मी ने अपनी टीचर की नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली, लेकिन घर लौटकर वो थकान के बावजूद रसोई में शांति जी का हाथ बटाती थी। उसे लगता था कि ये उसका फर्ज है। एक शाम जब सिम्मी चाय की चुस्कियां लेते हुए शांति जी के साथ सब्जी काट रही थी, शांति जी ने उसे प्यार से टोका, सिम्मी ये चाकू नीचे रख दे। तू सारा दिन स्कूल में बच्चों को संभालती है, इतना काम करती है, फिर यहाँ क्यों थकान मोल लेती है? ये घर तेरा है बेटी, यहाँ उतने ही आराम से रह जितने अपने मायके में रहती थी। मेरे लिए बस इतना काफ़ी है कि तू दोनों हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी जियो, काम की टेंशन मत लिया कर। सिमी ने चाकू रख दिया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। आप सारा दिन घर में लगी रहती हैं, सारा बोझ आप पर पड़े ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस थोड़ा हाथ बटाना चाहती हूँ। उनकी बातें शांति जी के दिल को छू गई। शांति जी ने उनकी ओर देखा और हंसते हुए बोली, अरे बेटी, तू नौकरी करती है ना, अपनी उसमें ध्यान दे। मेरी मदद के लिए तो मेड आती है, और हाँ, कभी तेरा मन करे तो खाना बना लेना, पर परेशान होकर कुछ मत करना। मुझे तो खाना बनाना शौक है। फिर वो थोड़ा रुककर शरारती अंदाज में आगे बोली, और सुन, तू जब नौकरी पर जाती है ना, तेरे ससुर जी भी रसोई में कदम रख देते हैं। अच्छा ही है, इस उम्र में बैठे बैठे हड्डियां जाम हो जाएंगी। यह सब सुनकर सिम्मी की आंखें चौड़ी हो गई। सच में माँ जी, पापा जी खाना बनाते हैं? वो हैरान थी। शांति जी हंस पड़ी, हाँ बेटी, कल जो सब्जी तूने खाई थी ना, वो तेरे ससुर जी ने बनाई थी। तू तो बहुत तारीफ कर रही थी। उनकी हंसी में एक मासूम मजा था। सिम्मी का मुंह खुला रह गया। सच्ची माँ जी, मुझे तो लगा आपने बनाई होगी। पापा जी को तो देखकर लगता है कि बस अखबार पढ़ना और चाय पीना ही उनका शौक है। वो भी हंस पड़ी। एक दिन शाम को जब सिम्मी स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि शांति जी और ससुर जी मिलकर रसोई में कुछ बना रहे थे। सिम्मी ने बैग किनारे रख और शांति जी के पास रसोई में चली आई। ससुर जी ने उसे देखते ही कहा, आ जा सिम्मी बेटा, आज तेरे लिए खास पकौड़े बन रहे हैं। शांति जी ने एक पकौड़े उठाकर सिम्मी को खिला दिया और सिम्मी हंसते हुए बोली, वाह पापा जी, आप तो कमाल के पकौड़े बनाते हैं। बस तारीफ मत कर बेटा, वरना हर बार शांति मुझे ही पकौड़े तलने को कहेगी। ससुर जी बोले तो घर में हंसी की लहर दौड़ गई। तो सिम्मी को महसूस होने लगा जैसे वो इस घर की पुरानी सदस्य हो। अभी सब ठहाकों में मग्न थे कि सिम्मी का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से कावेरी जी की आवाज़ आई, क्यों सिम्मी, अपनी माँ को तो भूल ही गई शादी के बाद? क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? सिम्मी ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है माँ। कल जब आपने फ़ोन किया था तो हम सब खाना खा रहे थे। मैंने आपसे कहा भी था मैं बाद में बात करूँगी। कावेरी जी की आवाज़ और चुभती गई। अरे हाँ हाँ, सब लोग खा रहे थे और तू रसोई में खड़ी उनकी सेवा में लगी थी। कितनी बार कहा है तुझसे नौकरानी मत बन उसके घर में। जब भी काम बोले बीमार पड़ने का नाटक कर लिया कर। सिम्मी का दिल बैठने लगा। वह संयम से बोली, माँ ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने कहा था ना, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। मैं खुद करना चाहती थी। ये घर मेरा भी तो है अब। अच्छा तू ये बता, कब आ रही है मुझसे मिलने? सिमी एक पल को चुप रही, फिर धीमे से बोली, अच्छा माँ, मैं माँ जी से पूछ लूँगी। अगर कोई ज़रूरी काम ना हुआ हो तो आ जाऊँगी। क्या? अब मुझसे मिलने के लिए भी तू अपनी सास से पूछेगी? और अगर वो मना कर देगी तो तू नहीं आएगी? अगर तू यूं ही सब करती रही ना, तो कभी भी सास ससुर से अलग नहीं हो पाएगी तू। ना कभी आज़ादी मिलेगी, ना अपना वक्त। माँ, आप हमेशा एक ही बात क्यों दोहराती रहती हैं? मैंने तो आपको बताया था ना, मेरे ससुराल वाले वैसे भी नहीं हैं जैसा आप सोचती हैं। अगर आपको शक है तो एक बार यहाँ आकर देख लो। वैसे मैं तो कहती हूँ कि एक बार आ ही जाओ। आपको भी सीख मिलेगी कि एक सास को कैसे रहना चाहिए। कावेरी जी का स्वर और तीखा हो गया। बस बस, अपने सास ससुर के पक्ष में इतने कसीदे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब समझ आता है। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। फ़ोन कट होने के बाद वह बैठक में लौट आई जहाँ शांति जी चाय पी रही थी। जिसका फ़ोन था, किसका फ़ोन था बेटा? माँ का, सिमी ने कहा। शांति जी ने एक क्षण को गहरी सांस ली, फिर बेहद स्नेह से कहा, अकेली रहती है ना, उदास हो जाती होगी। माँ तो माँ होती है, हालचाल लिया करो उनका और मिल भी आया करो। सिमी ने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाया। फिर शांति जी बोली, ऐसा करो, कल तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है ना, तो अभय ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा और शाम को वापस ले आएगा। फिर जब स्कूल में छुट्टियां मिलेगी तो कुछ दिन रह भी लेना माँ के साथ। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मम्मी जी, ठीक है। अगले दिन जब सिम्मी मायके पहुंची तो दरवाज़ा खुलते ही कावेरी जी की आंखें फैल गई और चेहरा खिल उठा। आज उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। पूरा दिन उन्होंने सिम्मी के साथ बातें करते हुए बिताया। शाम को सिम्मी अभय के साथ वापस आ गई। अगले दिन उसे स्कूल जाना था, लेकिन वो सुबह एक अनजान आंधी की तरह आई। सिम्मी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। साड़ी के पल्लू को संभालते हुए वो आईने के सामने खड़ी थी। तभी उनका फ़ोन बजा, लेकिन माँ का नाम देखकर वो हैरान हुई। रात को तो मिलकर आई थी, अब सुबह सुबह क्या हुआ? उनके फ़ोन उठाया और दूसरी ओर से कावेरी जी की कांपती दर्द भरी आवाज़ आई, बेटी तू जल्दी आ, मुझे उठा नहीं जा रहा है। न जाने कैसे पैर फिसल गया, बड़ी मुश्किल से फ़ोन तक पहुंची हूँ। माँ कांपती आवाज़ सुनकर सिमी के हाथ से कंघी छूट गई। उनकी सांसें थम सी गई। वो दौड़कर अभय के पास गई जो अभी बिस्तर पर था। अभय, माँ को कुछ हो गया है, वो गिर गई हैं, जल्दी चलो। अभय एकदम से उठा और शांति जी को आवाज़ दी, माँ, सिमी की माँ को चोट लगी है। अभय ने फौरन गाड़ी निकाली। शांति जी भी बिना वक्त गवाए तैयार हो गई। मैं भी चलती हूँ। अभय ने गाड़ी स्टार्ट की। सिम्मी और शांति जी साथ बैठकर और तीनों कावेरी जी के घर की ओर दौड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कावेरी जी फर्श पर थी, दर्द में कहराती हुई। चेहरा पसीने से भीगा था, बाल बिखरे हुए और आंखों में दर्द थे, ज़्यादा बेबसी थी। माँ, सिमी झुककर उसके पास बैठ गई। शांति जी ने तुरंत हालात समझ लिए। लगता है अंदरूनी चोट है, चलो फौरन अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल में जांच हुई, एक्सरे भी लिया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, चोट थोड़ी गहरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सूजन और खिंचाव ज़्यादा है। कुछ हफ्तों का सख्त आराम जरूरी है। कोई झटका या लापरवाही से हालात बिगड़ सकते हैं। सिम्मी ने माँ का हाथ थाम लिया। कावेरी जी की आंखें नम थी, पर वो चुप थी। शांति जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप टेंशन मत लो, सिम्मी और अभय है ना, सब संभाल लेंगे। सिम्मी ने फौरन कहा, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के साथ ही रुक जाती हूँ, घर का काम भी देख लूँगी और इनकी देखभाल भी हो जाएगी। इतना सुनते ही शांति जी ने बड़े अपनेपन से कहा, अरे नहीं बेटा, तू अकेली कैसे सब संभालेगी? ऊपर से तेरी माँ की हालत ऐसी
नहीं है कि तू हर काम अकेले कर सके। हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं, वहाँ सब होंगे। तू, मैं, अभय मिलकर देखभाल करेंगे तो ठीक भी जल्दी हो जाएंगी। कावेरी जी ने अपने पहले तो विरोध करना चाहा, होठ हिले भी, पर दर्द और कमजोरी ने उन्हें चुप करा दिया। अभय ने तुरंत अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की, फिर सब मिलकर कावेरी जी को कार में बैठाकर घर ले आए। सिमी ने स्कूल से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। अब उनका पूरा ध्यान माँ की देखभाल में था। वो माँ की दवाइयों और बाकी सुविधाओं का ध्यान रही थी, तो शांति जी रसोई संभाल रही थी। आज वो उनके लिए गर्मा गर्म दलिया बनाकर ले आई। लीजिए बहन जी, दलिया खा लीजिए, फिर दवा भी लेनी है। कावेरी जी को, जो अब तक खुद को दूसरों से अलग और ऊपर मानती आई थी, पहली बार इतनी मदद लेते हुए खुद को थोड़ा छोटा महसूस कर रही थी। अरे आप तकलीफ मत कीजिए बहन जी, कावेरी जी संकोच के साथ बोली। तो शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तकलीफ कैसी? आप मेरी सिम्मी की माँ हैं, तो मेरे लिए भी घर की हैं। बस चुपचाप खा लीजिए। 1 हफ्ता बीत चुका है। कावेरी जी अब भी सिम्मी और अभय के घर पर ही थी। चोट की तकलीफ कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह उठ बैठ नहीं पा रही थी। हर शनिवार की तरह आज भी सब लोग बैठकर एक साथ फिल्म देखने वाले थे। अभय और सिम्मी कावेरी जी को भी व्हील चेयर पर बिठाकर लिविंग रूम में ले गए, जहां टीवी रखा हुआ था। शांति जी पहले से ही टेबल पर पॉपकॉर्न रख दिए थे। टीवी की स्क्रीन पर एक पुरानी कॉमेडी फिल्म की शुरुआत हो रही थी। शांति जी कभी सबको पॉपकॉर्न बांटती और फिल्म के मज़ेदार सीन का आनंद लेने लगती। सिमी और अभय को मज़ेदार डायलॉग पर अपनी अपनी टिप्पणी देने लगते, तो वही ससुर जी जोर से ठहाके लगा कर हंसते। कमरे में हंसी की गूंज थी। कावेरी जी इस माहौल को देखकर अभिभूत थी। उस रात कावेरी जी को नींद नहीं आई इस घर के माहौल को देखकर। वो हैरान थी। यहाँ सब के बीच एक अनोखा प्यार था। कोई रोक टोक नहीं, कोई तनाव नहीं, बस सच्ची आत्मीयता। सिम्मी को ये लोग कितना चाहते थे, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। कभी कभी उन्हें लगता कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है, पर यह दुनिया उन्हें इतनी अपनी सी लगने लगी थी कि मन में एक अनजाना सुकून पनपने लगा था। ये घर महज ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, ये एक ऐसा आलीशान जिनकी नींव प्यार भरे रिश्तों पर टिकी थी। यहाँ तनाव का नामो निशान नहीं था, हर कोने से खुशियाँ चहकती थी। अब तो कावेरी जी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं भी कितनी पागल थी जो इस परिवार से अलग हो जाने को कह रही थी मैं अपनी सिम्मी को। लेकिन अब सिम्मी की 1 हफ्ते की छुट्टियां पूरी हो चुकी थी। स्कूल से फ़ोन आया था, वार्षिक महोत्सव आने वाला था और स्कूल में तैयारियां शुरू हो चुकी थी, और बतौर सीनियर टीचर उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी। फ़ोन रखते ही उनके माथे पर चिंता की लकीर गहरी हो गई। उस समय शांति जी भी वहीं बैठी थी। क्या हुआ बेटा, कोई तकलीफ़ है क्या? उन्होंने पूछा तो सिम्मी बोली, वो माँ जी, स्कूल का एनुअल फंक्शन नज़दीक है। मैनेजमेंट की तरफ से कॉल था, जाना पड़ेगा। पर उनकी आंखों में घुली चिंता और स्वर में छिपा बोझ साफ झलक रहा था। अरे तो हम हैं ना बेटा, तुम परेशान मत हो। परेशानी की क्या बात है? शांति जी ने मुस्कुराकर उनका कंधा थामा। लेकिन माँ को यूं छोड़कर मेरा मेरा मतलब है, आप कैसे सब कुछ संभाल पाएंगी माँ जी? सिम्मी, उन्होंने शांति लेकिन भरोसे से भरे स्वर में कहा, तू निश्चित होकर स्कूल जा, यहाँ मैं हूँ ना, और मैं भी लौट आई हूँ, मैं गांव से। हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे। तेरा काम भी ज़रूरी है और माँ की देखभाल भी हम दोनों सब संभाल लेंगे। सिम्मी ने चुपचाप उनकी तरफ देखा। शांति जी की एक बात ने सिम्मी का मन हल्का कर दिया। सिम्मी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं कल से स्कूल जाऊंगी। शांति जी ने सिर पर हाथ रखा, जाओ अपना काम मन लगा कर करो और यहाँ की फिक्र मत करना।
उन दोनों सास बहू की बातें सुनकर सामने बैठी कावेरी जी की आंखें आंसुओं से भीग गई। सिम्मी ने अगले दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया। पीछे शांति जी ने अपने पति के साथ मिलकर घर को बखूबी संभाल लिया। कावेरी जी भी देखभाल में कोई कसर न छोड़ी। दवाइयाँ समय पर खाना, उनकी पसंद का और हर सुविधा का ख्याल। धीरे धीरे कावेरी जी की तबीयत में सुधार आने लगा। उनकी सेहत के साथ साथ स्वभाव में भी नरमी छाने लगी। पहले वो खाली वक्त किट्टी पार्टियों में बिताया करती थी, जहाँ लोग एक दूसरे की बुराइयां और चुगली किया करते हैं। आजकल वे शांति जी के साथ बैठकर सत्संग सुना करती थी। कभी कभी ध्यान में भी बैठ जाती थी। ये बदलाव देख सिम्मी का मन खुश था। अब कावेरी जी लगभग ठीक हो चुकी थी, थोड़ा बहुत चलने भी लगी थी। एक दिन सिम्मी ने उन्हें खड़े देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। माँ, आप चल रही हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए वो उनके गले लग गई। एक शाम शांति जी और कावेरी जी सोफे पर साथ बैठी थी। चाय के प्याले हाथ में लिए कावेरी जी ने धीरे से कहा, अब मैं सोच रही हूँ अपने घर लौट जाऊँ। शांति जी ने चौंक कर देखा। क्यों बहन जी? यहीं रहिए, यहाँ मैं आपके साथ हूँ। सिम्मी है, अभय है, हम सब हैं। घर जाकर अकेले अकेले क्या करेंगी आप? परेशान ही होंगी। कावेरी जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में उदासी उतर आई। बात तो आप ठीक कहती हैं। यहाँ रहते हुए दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अपना खाली घर तो काटने को दौड़ता है, लेकिन क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पहले सिम्मी के पापा मुझे छोड़कर चले गए, फिर मेरा बेटा जिसे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, उसने भी मुझे दगा दे दिया। मैं चाहती थी कि रोहन के लिए लड़की मैं चुनूं तो क्या गलत था। इतना अच्छा खानदान था, रुतबा था उनका, समाज में खूब धन संपत्ति थी, लेकिन रोहन ने तो कहते कहते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन अब मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखती, बात तब भी नहीं करती। शांति जी ने गहरी नज़र से उन्हें देखा। लेकिन बहन जी, एक बात बताइए, क्या आपने एक बार भी रोहन की बात सुनने की कोशिश की? कभी उनकी पसंद की लड़की को समझने की या जानने की कोशिश की? कावेरी जी चुप रही, जैसे कोई जवाब उनके पास था ही नहीं। दिल तो हर माँ का एक सा होता है। आपने जो चाहा वो गलत नहीं था, लेकिन बच्चों के प्यार में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी के फैसले वो बेहतर तरीके से ले सकते हैं। हम तो केवल उनके लिए रास्ते बना सकते हैं, लेकिन चलना उन्हें है। अगर वो अपने बनाए रास्ते पर खुद खुश हैं, तो क्या हमें भी खुश नहीं होना चाहिए? कावेरी जी की आंखें कुछ पल को दूर कहीं टिक गई, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, आप जो कह रही हैं मैं समझती हूँ शांति जी, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान थे। मैं भी चाहती थी कि समाज में सर उठाकर चलूँ। आखिर लोगों के बीच हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? गरीब घर की लड़की के साथ रिश्ता करके उसने मुझे कभी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। किट्टी की सभी सहेलियां हंसती हैं मुझ पर। ये सब हुआ रोहन और उस लड़की की वजह से। क्या थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा रुतबा चाहना भी गुनाह है क्या? शांति जी ने उनकी आंखों में झांकते हुए धीरे से मुस्कुराया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आप ही बताइए, समाज के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब कर लिए। क्या सही था ये? जिन्हें आप अपना दोस्त मानती हैं, वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये आप समझ ही नहीं पाई। ये बात सुनकर कावेरी जी सन्न रह गई। फिर शांति जी जरा पास खिसक आई और आत्मविश्वास भरी आवाज़ में बोली, कभी कभी ज़िंदगी हमारी शर्तों पर नहीं चलती बहन जी, पर कभी कभी वो जैसा चाहती है वैसी ही सबसे बेहतर साबित होती है। आपको यकीन नहीं होगा, अभय के लिए एक बहुत ही ऊंचे घराने से रिश्ता आया था। लड़की बहुत ही सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, अपने पिता के साथ उनका बिजनेस संभालती थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हम सबको लगा बस अब यही रिश्ता कर देना चाहिए, लेकिन अभय ने साफ मना कर दिया और कारण पूछने पर हमें बता दिया कि वो सिमी से प्यार करता है और उसी के साथ
फेरे लेना चाहता है, जीवन बिताना चाहता है। हमने अभय के फैसले का सम्मान किया, शांति जी आगे बोली, क्योंकि हमने उनकी खुशी प्यारी थी। हमें अपने बेटों की खुशी प्यारी थी। अगर उस वक्त हम भी धन दौलत के पीछे भागते तो शायद वो रिश्ता हो जाता, पर उसमें मेरे बेटे की खुशी शामिल नहीं हो पाती और मुझे ज़िंदगी भर उनका मलाल रहता। जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतने बड़े अमीर ख़ानदान की लड़की शायद हमें घर में टिक भी न पाती। आज अपने बेटे को उनकी शांति के साथ खुश देखती हूँ तो सुकून मिलता है। लेकिन बहन जी, आपने ठीक उल्टा किया। आपने पैसे को तरजीह दी और अपने ही बेटे से रिश्ता तोड़ लिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर जब उन्हें अहम बना लिया जाए तो ये ज़िंदगी को बोझ बना देती है। और आप भी यही गलती कर बैठी हैं। पैसा तो आता रहता है, लेकिन खुशी एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से भी नहीं कमाई जा सकती। कावेरी जी के दिल में हलचल मच रही थी। होठ हिले पर शब्द नहीं निकले। शांति जी ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद फिर कहा, वैसे एक बात कहूँ, आपका बेटा आज भी आपसे बेहद करीब है। सिम्मी ने मुझे बताया कि वो आपके घर का पूरा खर्चा उठाता है। अक्सर सिम्मी को फ़ोन करता है, सिम्मी और अभय से बात करता है, उसका हाल पूछता है और आपका भी। आप यकीन नहीं मानेंगी, जिस दिन से आप गिरी हैं रोज़ उनका फ़ोन आता है आपकी तबीयत पूछने के लिए। आपने तो मान लिया कि उसने आपको छोड़ दिया है, पर सच तो यह है कि आपने ही उसे खुद से दूर किया है। कावेरी जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कुछ कहना चाहा पर गला रुंध गया। कई बरसों से जमी एक जिद आज जाकर पिघलने लगी थी। उसकी कांपती अंगुलियों ने शांति जी का हाथ थामा और बहुत देर तक कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। उस रात कावेरी जी को नींद नहीं आई, पलंग पर लेटी रही, मगर आंखें छत की ओर टिकी थी। सुबह जब सिम्मी उठी तो देखा माँ चुपचाप तैयार हो रही थी। क्या हुआ माँ? सिम्मी ने हैरानी से पूछा तो उन्होंने अचानक फैसला सुनाया। सिम्मी, मैं अपने घर लौट रही हूँ। सिम्मी हैरान थी। माँ, आप ठीक तो है ना? अचानक ये क्या? उसकी आवाज़ में चिंता थी। लेकिन कावेरी जी ने बस इतना कहा, बहुत दिन तकलीफ़ दे दी तुम्हें, अब मुझे घर जाना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सबने उन्हें कुछ दिन और रहने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार अभय उन्हें कार से घर छोड़ आया। कुछ देर बाद सिम्मी ने माँ को फ़ोन मिलाया, पर कोई जवाब नहीं आया। उसके भीतर बेचैनी घर करने लगी। शाम ढली ही थी कि सिम्मी ने फ़ोन की घंटी बजी। वो झट से उठी और जल्दी से फ़ोन रिसीव किया, लेकिन दूसरी ओर से जो सुनने को मिला, सिम्मी का दिल कांप उठा। क्या? वो आश्चर्य भरे स्वर में बोली, और फिर अचानक उनकी आवाज़ टूट गई, गला भर आया। फ़ोन सुनते सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी देर बाद रोते रोते कमरे से बाहर आई। फ़ोन कट चुका था। इधर शांति जी और अभय उन्हें यूं रोते देख घबरा गई। वो दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ सिम्मी? कुछ तो बताओ। लेकिन सिम्मी बस रोती रही। अरे बताओ तो बेटा, क्या बात है? शांति जी का दिल बैठा जा रहा था। फिर सिम्मी अचानक आगे बढ़ी और अपनी सास के गले लग गई। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, कहते हुए वो फिर से रो पड़ी। शांति जी चौंकी। बात क्या है बेटा? तो सिम्मी ने रोते हुए उन्हें बात बताई। भैया का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि माँ उन्हें पास उनके घर पर है। आज उन्हें अपने दरवाजे पर देखकर भैया और भाभी दोनों हैरान ही रह गए। सुनकर शांति जी की आंखें नम हो गई। सच में? कावेरी जी अपने बेटे के पास? अभय ने पास आकर कहा। ये तो कमाल हो गया। सिम्मी ने हिचकियां लेते हुए आगे बताया। माँ जी, मैंने केवल भैया को गले लगाया, बल्कि उसने माफ़ी भी मांगी। फिर भाभी को गले से लगाकर देर तक रोती रही, बार बार माफ़ी मांगती रही। भैया ये सब बताते हुए खुद भी रो रहे थे। सिम्मी की हिचकियों में अब राहत घुलने लगी थी। पल भर को घर में सन्नाटा छा गया था और फिर सिम्मी ने धीरे से कहा। ये बात बताने के बाद भैया ने माँ को फ़ोन पकड़ा दिया। माँ ने कहा, सिम्मी, मेरी आंखों पर एक पर्दा था, अपने ही अहम और घमंड का।
मैं बहू में कमी ढूंढती रही पर दरअसल कमी मेरी सोच में थी। तू जानती है, जब मैंने तेरी सासू माँ से बात की तो उसके शब्दों ने जैसे मेरे अंदर के अहम की दीवारें तोड़ दी। और सच कहूँ सिमी, उस दिन पहली बार मुझे अपनी गलतियाँ नज़र आई। अब मैं भी अपने बेटे बहू के साथ हूँ और बहू बहुत खुश हूँ। बहुत कुछ सिखा दिया है तेरी सास ने मुझे। अब मैं भी अपनी बहू को वैसे ही प्यार से रखूंगी जैसे तेरी सास रखती है तुझे। और फिर माँ बोली, अब फ़ोन रखती हूँ, तेरी भाभी मेरे लिए खाना बनाकर लाई है, हम सब मिलकर खाएंगे। भरी आंखें लिए सिम्मी ने अपनी बात पूरी की तो शांति जी ने सिम्मी के सिर पर हाथ फेरा। उनकी अपनी आंखें भी भीग रही थी। देखा बेटी, माफ़ी में वो ताकत होती है जो रिश्तों में मलबे को भी घर में तब्दील कर दे। यहाँ तो सिर्फ थोड़ा मन मुटाव था, अब तेरा पूरा परिवार साथ होगा। शांति जी सिम्मी की आंखों आंसू पोंछते हुए बोली तो सिम्मी ने उनकी हथेली चूम ली। माँ जी, जो काम मैं आज तक नहीं कर पाई वो आपने कर दिखाया। आपकी वजह से आज मेरा बिखरा हुआ मायका फिर से गुलजार हो गया। भगवान करे ऐसी ही सास सबको मिले। दोस्तों, सिम्मी जैसी सास अगर सबको मिले तो सबका घर संभल जाए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।